देखिए मार्केट के अंदर जो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है, इसकी बेसिक वजह यह है कि आपको ज़बरदस्त बाइंग एंड सेलिंग नज़र आ रही है। अगर हम गौर करें तो जो बाइडन जो है वो भी थोड़ी सी सख्त पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं अगेंस्ट चाइना। आज तीनों यूएस के जो फीचर्स हैं वो नेगेटिव है। आईएमएफ की बहुत बड़ी डिमांड थी है और ये पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। चाइनीज युआन जो है इज द मोस्ट प्रीफर्ड करेंसी आफ्टर यूएस डॉलर फॉर पाकिस्तान। ओगरा प्ले कर रहा है विच इज गुड। हो सकता है कि ओगरा दिसंबर 15 के बाद जो ऑयल की प्राइसेस हो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। पाकिस्तान में अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाए ना तो यहाँ पर परेशानी हो जाती है। पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है क्योंकि 2008 के बाद कंज्यूमर बैंकिंग जो है या कंज्यूमर सेगमेंट था उसकी तो तवज्जो ही नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सहर खान एंड यू आर वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स, कमोडिटीज़, जबकि अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच में हम पाकिस्तान की लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में हम अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से जो है वो मिले जुले रुझान के साथ चल रही हैं। लास्ट वीक भी हम देखते रहे उसको कि पहले फ्लैट मोड में रही, फिर एकदम से ऊपर आ जाती है, फिर बाद में नेगेटिव हो जाती है। आज भी तकरीबन मार्केट नेगेटिव ही है। 41,000 के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट मूव कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए मार्केट के अंदर जो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है इसकी बेसिक वजह यह है कि आपको ज़बरदस्त बाइंग एंड सेलिंग नज़र आ रही है, जिसका निशानी ये है कि आपको जो मार्केट वॉल्यूम्स है वो इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं। अगर ओवरऑल शेयर इंडेक्स की बात करें आपको 400 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आज ट्रेड होते हुए नजर आए। अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 200 मिलियन शेयर के करीब जो है वो ट्रेड हुए आज। अच्छा, इसके अलावा आपको वो सेक्टर नजर आ रहे जो नॉर्मल नजर नहीं आते, यानी कि आपको टेलीकॉम जो है आज वो टॉप प्रायोरिटी में नजर आया, लेकिन आपको ऑयल एंड गैस जो है वो भी नजर आ रहा है। आपको सीमेंट आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जैसे हम अपने चौथे सेगमेंट में कंज्यूमर बैंकिंग के बारे में बात करेंगे और कंस्ट्रक्शन पैकेज उस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज आपको सीमेंट जो है वो सीमेंट की जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मिले जुले रुझान की एक बड़ी वजह यह भी है कि एक बड़ा अर्निंग सीजन जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का है वो आने वाला है, जो कि 15 दिसंबर के करीब करीब स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत से आपको जो स्टॉक्स हैं वो एकदम बैंकिंग की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे, वही ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जो मिला जुला रुझान है ये इस हफ्ते जारी रह सकता है, और जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे उस वक्त मार्केट सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। और क्योंकि आपको अर्निंग सीजन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा अर्निंग सीजन आएगा, यहाँ पर मौके ज्यादा है। तो अभी बाइंग एंड सेलिंग में आप देखें आपको कमर्शियल बैंक्स नजर नहीं आ रहे हैं बहुत कम, लेकिन कमिंग डेज में वो हमें नजर आ सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, इसी के साथ मार्केट लीडर्स भी आप बता चुके हैं, लेकिन हम अब इंटरनेशनल मार्केट्स की भी अगर बात करें तो एशियन मार्केट्स भी हमें नेगेटिव नज़र आ रही हैं। हमें यूरोप नेगेटिव नज़र आ रहा है, हमें यूएस ऑलमोस्ट नेगेटिव नज़र आया कल के दिन में। आज उसका स्टार्ट कैसा होगा वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन एशियन मार्केट्स नेगेटिव क्यों है आज? देखिए यूएस और चाइना की जो टफल है ना ये बढ़ती जा रही है। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ट्रेड पर आ रहा है नज़र, बल्कि आप गौर करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी क्लिंजी नज़र आ रही है। आपको थोड़ी सी आपको ऐसा नजर आ रहा है थोड़ी फ्रेजाइल है, उनको फंगस लग रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि जाते जाते जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतने सख्त इकदाम करती हुई जा रही है कि अगर जो बाइडन जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और अभी फाइनल नहीं हुए, उनके लिए बड़े मुश्किल डिसीजंस होंगे कि किस तरीके के साथ रीट्रीट करते हैं इस पोजीशन से। जो हमें निशानदही हो रही है, अगर हम गौर करें तो जो बाइडन जो है वो भी थोड़ी सी सख्त पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो इस वजह से एक मार्केट के अंदर ना नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैले हुए हैं, और मार्केट के अंदर लग रहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन बदल भी जाती है तो कोई खास इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी जब जो बाइडन ने विक्ट्री क्लेम की थी। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है इसने आज पूरी दुनिया को अपने दायरे में लिए रखा। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है ब्रेक्सिट की। ब्रेक्सिट 31 दिसंबर इज द लास्ट कट ऑफ डेट। इसके बाद ये एब्सोल्युटली इसके बाद और कोई प्रिविलेज हासिल नहीं है आपको, कोई और यानी कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो वहां पर आप देखें, कल हमने डिस्कस भी अपने प्रोग्राम में किया था कि वहां के जो लीडर्स हैं दोनों रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, दोनों कह रहे हैं वी आर नॉट देयर। इसका मतलब है कि कब होंगे? 20 दिन रह गए, और आपको पता है कि लास्ट 7 डेज जो हैं वो वर्किंग डेज इतने वर्केबल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि क्रिसमस भी आ रहा है तो छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ 2 हफ्ते जो है वो देखने, और 2 हफ्तों के दौरान अगर आपको डील नजर नहीं आती जो कि तकरीबन को $1 ट्रिलियन के करीब है, तो आप ये देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट ना मार्केट्स में आज नजर भी आ रहा है, यूरोप में मार्केट्स भी नेगेटिव है, और ये जारी रह सकता है जब तक
जुमेरात को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर देखा जाए तो पूरी यूरोपियन यूनियन के जो जो सरबराहान हैं वो मौजूद होंगे, लेकिन एक ही एजेंडा है, वो है ब्रेक्जिट। और लेट्स सी वो उस पर क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन वो सेंटिमेंट्स जिन्होंने एशिया को नेगेटिव किया है वो हमें मिडल ईस्ट में तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। मिडल ईस्ट तो मोस्टली पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही उसका तदावुल जो है वो नेगेटिव है। देखिए तदावुल नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट की वजूहात हैं। देखें वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो है पेट्रोकेमिकल्स के, ऑयल एंड गैस के हैं। ऑयल एंड गैस का जो फैक्टर है वो आपको थोड़ा सा फ्रजाइल नज़र आ रहा है आपको, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन क्यों आ रही है? क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन की दरियाफ्त के बावजूद अगर हम यूएस की बात करें तकरीबन 2,80,000 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं और रोज़ाना हज़ारों केसेस आ रहे हैं। आप देखें डेनमार्क के अंदर दिसंबर 9 यानी कि कल से एक पार्शल किस्म का लॉकडाउन लगने जा रहा है, यानी कि यूरोप के अंदर अभी भी वेव स्ट्रॉन्ग है। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक बड़ा कंज्यूमर है, साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर आपको कोविड के जो केसेस हैं वो स्प्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया में स्प्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज अगर हम गौर करें, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसने आज अपनी तारीख का बेहतरीन दिन देखा जब टाटा कंसल्टेंसी और आपको रिलायंस जो है दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आए। लेकिन वजूहत क्या है कि फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है वो डाउन रहा, और उसकी वजह क्या है? कोविड की केसेस आज निस्बतन जो तारीख रही है पिछले 8 महीनों के दौरान, आज केसेस कम हुए लेकिन केसेस फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस वजह से ऑयल का जो इंडस्ट्री है उसका इम्पैक्ट हमें मिडल ईस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, क्या पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड क्या बूस्ट करेंगी? क्या वो इकोनॉमी को इतना ब्रिज दे पाएंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टूरिज्म सेक्टर, तो अगर हम सिर्फ तदावुल की बात करें, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टूरिज्म इतना पिक कर गया? हमें तो नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से मार्केट के अंदर जो आपको जो ट्रैवल के स्टॉक्स हैं, जो ट्रैवल एंड लेजर के रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी लैक लफ्टर नजर आ रही है। इस वजह से तदावुल भी नेगेटिव है। लेकिन आपने बात की है ऑयल की प्राइसेस के हवाले से कि मिडल ईस्ट पे उसका इम्पैक्ट आया है, वो तो काफ़ी स्टेबल है। जी स्टेबल है, आप स्टेबल जरूर कह रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? नहीं। एक्सपेक्टेशंस क्या है? $50 हमने डिस्कस किया था अपने 2 हफ्ते पहले से प्रोग्राम में। हम काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्या $50 होगा? हमने कहा था दिल्ली दूर रास्त, बहुत टाइम लगेगा। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जब हम कमोडिटीज के सेक्शन में ऑयल को डिस्कस करेंगे, हम उसमें भी इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। $50 इज टू फार। अच्छा, यूरोप जो है वो भी नेगेटिव है, तो इट मींस कि ये जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए आ रहे हैं, सेकंड वेव काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है। एब्सोल्युटली, और यही वजह है कि आज 2 फैक्टर्स, कोरोना वायरस, वैक्सीन दरियाफ्त होने के बावजूद बढ़ रहे हैं। नंबर 2, आपका जो यूएस फिनो टेंशन है उसकी वजह से आप देखें यूएस स्टिमुलस की वजह से इंपैक्ट नजर नहीं इतना आ रहा, क्योंकि स्टिमुलस का जो ऐलान है वो अमाउंट जो है वो अभी भी $1 ट्रिलियन यानी कि $908 बिलियन के करीब, यानी कि $1 ट्रिलियन के करीब है। अभी उस पर बातचीत चलेगी। हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती ये हमें स्टिमुलस पैकेज आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका इंपैक्ट इतना नहीं आ रहा। लेकिन आप गौर करें, आज तीनों यूएस के जो फीचर्स हैं वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि आज आगाज भी नेगेटिव होगा, और अगर आज आगाज नेगेटिव हो तो खासतौर पे नैस्डैक नेगेटिव रहता, आपको कल एशिया के अंदर दोबारा जापान भी नेगेटिव नजर आएगा, और आपको शायद चाइना की जो शैनसन स्टॉक मार्केट है वो भी नेगेटिव नजर आ सकती है, आपको हांगकांग भी नेगेटिव नजर आ सकता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक है, फाइनेंस के साथ भी डायरेक्ट लिंक है, वो नेगेटिव नजर आ सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। पीकेआर वर्सेस यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो पाक रुपया हमें कल भी तकरीबन 19 पैसा डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, तो आज भी डेप्रिशिएट हुआ है। आज कितना डेप्रिशिएट हुआ है और इसकी पैरिटी का मैं पूछने चाहूँगी कि क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने कि पैरिटी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इसका डायरेक्टली लिंक हमारी ट्रेड के साथ है। आपकी जितनी एलसीज होती हैं उसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंटर बैंक के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि बैंक्स ने एलसी करनी होती है ना, तो इस वजह से इस रेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको डॉलर्स चाहिए होते हैं। अगर स्टेट बैंक है जो रिजर्व है लेट्स से इतने नहीं है और आपको डॉलर्स चाहिए तो प्राइवेट बैंक से खरीदे जाते हैं या मार्केट से उठाए जाते हैं। आपको देखिए कि ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है वो भी थोड़ा सा टम्बलिंग है। इसी वजह से आपको जो आज पैरिटी है आज दोबारा से डाउनग्रेडेड नजर है। रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। आज रुपया अगेंस्ट यूएस डॉलर खाली डेप्रिशिएट नहीं किया,
तमाम जो बास्केट ऑफ करेंसी उसके क्या डेप्रिशिएट किया। ये शो क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी तो सही है, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फ्रिजिलिटी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी वजह जो है वो है आईएमएफ का पैकेज। जैसे ही वहां से पॉजिटिव न्यूज आएगा, आप देखिएगा रुपया क्रूज कर जाएगा और रुपया दोबारा 150 लेवल से कम हो सकता है। चांसेस हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आए वहाँ से? ये हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। वो ये है कि अगर आज हम गौर करें, अखबारों की एक बहुत बड़ी जीनत बनी खबर वो ये है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है ना उसके हेड नहीं बन सकते। आईएमएफ की बहुत बड़ी डिमांड थी ये, और ये पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर हो या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, उसके अगेंस्ट डॉलर हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आया आज। यूरो भी बेयरिश नज़र आया है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का तो थोड़ा मिक्स्ड ही हमें ट्रेंड नज़र आया है। तो इनके पीछे भी क्या वजूहत हो देखें, सकती हैं? अगर सबसे पहले हम पाउंड की बात करते हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर, स्टर्लिंग आज हमें थोड़ा सा डिप्रेस नजर आ रहा है। वजह क्या डिप्रेस आने की? वजह यह है कि ब्रेक्जिट की जो टॉक्स है वो कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, यूएस डॉलर अगर हम प्रोग्राम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी, जो मेजर करेंसीज है ना इंक्लूडिंग द इमर्जिंग मार्केट्स, आज थोड़ा सा हमें टम्बलिंग यानी कि थोड़ा सा नजर आया कि वो अपनी राह से हटा हुआ है। लेकिन फिर भी जो नंबर्स हैं वो इतने बड़े हैं कि डॉलर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि जो यूएस टुमलेस अगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यूरो के अगेंस्ट जो उसकी पैरिटी इट इज 1.2121 एट द मोमेंट प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए, और ब्रिटेन पाउंड की है इट इज 1.32 समथिंग। इसका मतलब है ये 1.35 जा सकती है, और अगेंस्ट यूरो इट कैन गो मोर देन 1.23 जो कि लास्ट वीक थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि स्टिमुलस पैकेज जब अनाउंस होगा बाय द मिड ऑफ जनवरी, और देखें बाय द एंड ऑफ जनवरी लेट्स से, हम नहीं जानते, उस वक्त हमें यूएस डॉलर जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आ सकता है, और हमें आज की जो सतह है उससे काफ़ी गिरा हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, आई वांट टू आस्क एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि हम लोग जो है अपने सिक्योर करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट्स है यूएस डॉलर्स में, तो हमारी जो सेकंड ऑप्शन होगी हम किस करेंसी में जो है वो अपने पास रिजर्व रख सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, पाकिस्तान के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो दूसरी करेंसी की अगर हम बात करें, और वो है CNY यानी कि चाइनीज युआन। एब्सोल्युटली, चाइनीज युआन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनने जा रहा है CPEC की वजह से। हम जिस तरह कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि CPEC की वजह से चाइनीज युआन जो है पाकिस्तान के लिए सेकेंड मोस्ट प्रीफर्ड करेंसी बनता जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि यूरो की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी या डॉलर की एब्सोल्युटली या फिर मिडिल ईस्ट की जो करेंसीज हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। असल बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा एलाय है ट्रेडिंग टर्म्स में भी, इकोनॉमिक टर्म्स में भी, पॉलिटिकल टर्म्स में भी, वो है चाइना। तो चाइना जो है वो आपको यानी कि CNY यानी कि चाइनीज युआन जो है इज द मोस्ट प्रीफर्ड करेंसी आफ्टर यूएस डॉलर फॉर पाकिस्तान। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज़ में सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी वीक से कह लें, लास्ट वीक से प्रोबेबली के स्टेबल नज़र आ रही है हमें 45-48 के लेवल्स पर WTI और ब्रेंट। तो ये कितनी देर तक स्टेबिलिटी रह सकती है, या 55 का और 50 का लेवल जो है वो करीब है? बहुत करीब है, 50 लेवल्स टू नहीं है, लेकिन अगेन दिल्ली दूरस्त, हमें नहीं पता 5 दिन लगेंगे, ये हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे। यानी क्या सिनेरियोज बन सकते हैं या क्या देखिए होगा? जो प्रोडक्शन कट की गई है, जैसे हमने कल अपने प्रोग्राम में बताया था, इट इज ओनली 500,000, ये तो कुछ भी नहीं है। 7.7 से 7.2 हो गया। हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये हो सकता है कि 500 या 1 मिलियन के करीब कर दिया जाए। 500 हो गया। अब 500 इन्होंने जनवरी के लिए कहा, यानी कि जो दिसंबर के लेवल्स हो गए, फिर उन्होंने नवंबर के लेवल्स रखे हैं, यानी कि दिसंबर में तो वही रहेगा 7.7, लेकिन जनवरी से 7.2 हो जाएगा। और अगर फरवरी की तरफ जाते हैं तो 500 जो है वो डिक्रीमेंट करते रहेंगे, तब इंपैक्ट आ सकता है प्राइसेस के बढ़ने पे, एक थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, तब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन डिमांड लेवल्स क्या रहेंगे? अगर डिमांड लेवल्स डिप्रेस रहे तो उस वक्त अगर सप्लाई के अंदर बढ़ोतरी होती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अभी भी ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बेरिश है। अच्छा, 41 और 42 के लेवल से अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपीस
पे जो पाकिस्तानी प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आया है वो 101 पे सेल हो रहा है पर लीटर जी। तो अब 48 पे है, तो इसका इम्पैक्ट हमें कब तक देखने को मिल जाएगा? देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में ज़बरदस्त डिस्कशन इस हवाले से करते भी रहे हैं कि जब तक $40 पर बैरल जो है वो लेवल्स रहेंगे, पाकिस्तान में जो प्राइस मूवमेंट है ना वो ऊपर नीचे उसी वक्त होगी जब अगर प्राइसेस कम करनी हो तो $40 से नीचे हो, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं की ना। आप ये गौर करें कि सिर्फ 30 पैसे की एडजस्टमेंट थी, जो कि कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए इस वक्त 48 है और हुकूमत ने प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई, इंक्रीज भी नहीं की। ये वजह क्या है? क्योंकि आप प्ले कर रहे हैं ना, ओगरा प्ले कर रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू, जिस तरह 48 पर है ना, पाकिस्तान की परचेसिंग तो हो रही है ना, और आज महंगी हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट दिसंबर 15 के बाद हम देख सकते हैं। हो सकता है कि ओगरा दिसंबर 15 के बाद जो ऑयल की प्राइसेस हो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, लेकिन अगर नहीं भी करती इसका मतलब है कि मार्जिन है, क्योंकि आप पीओल के जो टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, 40% से ज़्यादा है, तो आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है या तो सेम रहेंगी या बढ़ सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर की हम बात करें तो गोल्ड के जो न्यू नॉर्मल था वो 18 के पास ही था, 1850 के लेवल्स पर। गोल्ड हमें करंटली 1860 के लेवल पर नज़र आ रहा है। फर्दर नीचे जाता हुआ हम देख सकते हैं इसको। कल के मुकाबले में तो ये बढ़ा है, लेकिन बात यह है कि डॉलर अंडर प्रेशर भी तो है ना। अभी हमने प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो यूएस डॉलर जो है वो इंतहाई बुरी सिचुएशन के अंदर है। लेकिन बात यह है कि गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, करेंसी डिबेसमेंट के अगेंस्ट हेज है। हमें ये देखना है कि क्या कोई मुल्क है वो बड़ी परचेसिंग कर रहा है। हमें तो ऐसा कोई मुल्क करता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त कंज्यूमर सेक्टर जो है वो प्ले कर सकता है, और कंज्यूमर सेक्टर जो है वो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो इंडिया तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चाइना की अगर बात करें जो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो बिल्डअप कर रहा है, वहाँ पर हो सकता है। लेकिन गोल्ड जो है, मैं यही कहूँगा कि पहले हम इसको बुलिश कहा करते थे, अब हम ये कहेंगे कि अगर ये अपना नॉर्मल $1800 है, इससे ऊपर है, इट इज़ फेयर इनफ। इट मीन्स कि सडन बाय जो है इम्पैक्ट कर सकती है प्राइस लेवल्स के ऊपर। जब तक कोई बड़ा बायर मार्केट में नहीं आता गोल्ड का, तो वो प्राइस पे इम्पैक्ट कर सकेगा। देखिए मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और ये होती है। अगर हम लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर बात करें, आपको नज़र आती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि सडन बाइंग नहीं है, बाइंग हो रही होती है। मुल्क कोई खरीदे 1500 के लेवल से 1800 पे आने के लिए टर्की ने खरीदा, चाइना ने खरीदा, इंडिया ने खरीदा, आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड होते हुए नजर आए, तो इसलिए डिमांड में इजाफा हुआ, प्राइसेस बढ़ गई। अब ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसलिए प्राइस लेवल्स जो हैं वो 1700 से ऊपर ही हैं। आप ये देखें कि 1700 की तरफ ही बहुत मुश्किल से गए, और चंद दिन रहे और फिर दोबारा रीबाउंड करके मोर देन $1800 हो गए, विच इज़ ग्रेट। और मेरा अपना पर्सनल ये जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड रहेगा इसका गोल्ड का, या फॉर द लॉन्ग टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म एब्सोल्युटली। मैं तो मिडिल टर्म की बात भी नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि जैसे ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी हालात बदल जाएंगे दुनिया के अंदर। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच की तरफ। RLNG कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स का RLNG के, क्या पाकिस्तान जो है वो स्पॉट बाइंग करता है? हम नहीं करते। हमने कॉन्ट्रैक्ट किए में कतर के साथ, और पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स LNG के होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और पाकिस्तान ने भी लॉन्ग टर्म किया हुआ है। हमारी जो पुरानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने भी लॉन्ग टर्म किए। For 15 years I think so they जी एब्सोल्युटली। और खान एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, वो जो हमारा 3rd टर्मिनल बन रहा है उसके अगेंस्ट भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म होंगे। उसकी वजह यह है, ये वाहिद प्रोडक्ट ऐसी है जिसको आप पहले बुक करते हैं उसके बाद ही प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल में क्या होता है कि वो प्रोड्यूस हो चुका होता है, उसके बाद आप बुक करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस है। अच्छा, हम क्यों लॉन्ग टर्म करते हैं? हमारी सिचुएशन ये है क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर इसको स्टोर किया जा सकता है। पाकिस्तान में अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाए ना तो यहाँ पर परेशानी हो जाती है। पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं बारहा कि स्टोरेज कैपेसिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस है वो शॉर्ट होने के लिए जा रही है, और इस महीने भी शॉर्ट है, और नेक्स्ट विंटर से तो शॉर्टेज बढ़ जाएगी।
जो थर्ड टर्मिनल है वो थोड़ा सा डिलेड हमें नज़र आ रहा है, तो आपको अगेंस्ट कैपेसिटी बिल्डअप 1 साल तक नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान में इतनी जो है वो क्यों स्लो हर चीज़ को लेके चलते हैं कि एलएनजी टर्मिनल कब से हम सुनते आ रहे हैं, हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं, थर्ड बन रहा है, जबकि हमें पता है हमारे कंट्री में डिमांड इसकी ज़्यादा है गैस की, फिर आके शॉर्टेज हो जाती है एंड मोमेंट पे। देखें, असल वजह हम अपने प्रोग्राम से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि सप्लाई एंड डिमांड को मॉनिटर सही नहीं किया जाता। अगर मॉनिटर किया जाता तो क्या आज शॉर्टेज होती? किसी भी कमोडिटी की शॉर्टेज ना हो पाकिस्तान में, ना पूरी दुनिया में कहीं आपको शॉर्टेज नज़र आती है? आपको एक्सेलेंट सप्लाई नज़र आती है। आप देखिए पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन डिस्रप्शन आई, पाकिस्तान को में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन दुनिया में तो नहीं हुआ। दुनिया में तो काम रवा दवा है, तो पाकिस्तान में क्यों नजर आ रही? क्योंकि एक तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, दूसरा सप्लाई एंड डिमांड का जो डेटा मॉनिटर हम करते हैं वो एफिशिएंटली नहीं करते। बात हम करते हैं कि आप पाकिस्तान स्पॉट बाइंग करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। क्यों? कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि पाकिस्तान को अगर करनी पड़े तो पाकिस्तान स्पॉट बाइंग की तरफ जाए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, पहले टेंडर होता है और फिर उसके बाद जो ट्रेडर्स है वो बिड करते हैं और ये प्रोसेस 40 दिन का हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने अपना रेट देना है, मैं ट्रेडर हूँ, आज मैंने रेट देना है, आज लेट से जो भी रेट है, लेट से $100 है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये 40 दिन का प्रोसेस है, तो मैं $100 40 दिन तक रखूंगा? नहीं, मैं तो सारी बातें ज़्यादा बताऊंगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तकरीबन 3 से 4% का मार्जिन रखता है। यही वजह कि आपको जो RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ज़्यादा नज़र आते हैं, ये महंगे नज़र आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप यही इजाज़त प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दें, देखिए आप वो ट्रेडर्स जो होंगे 2 घंटे के अंदर डिसीजन ले लेंगे और 2 घंटे से कहोगे जो आज का रेट है वो बुक करेंगे, कार्गो आने में 1 से 2 हफ्ता लगेगा, खलास। कितना आसान काम है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैन्यूवर करती है और उसको इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर करप्शन का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा है, हम ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भी ज़्यादा करप्ट मुल्क हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत इसको इन्फ्लुएंस करे। लेकिन देखना ये कि हम एफिशिएंट नहीं है, हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें सप्लाई एंड डिमांड को एफिशिएंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। स्पॉट बाइंग अगर करनी भी पड़े तो प्रॉफिट जल्दी कर लें कि हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाए। हमने ये देखा है कि प्राइवेट बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है कंज्यूमर बैंकिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इनकी वजूहात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का शरह सूद कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 635 बेसिस पॉइंट्स जो है ना वो कम किया। आपको ये देखें कि जब से पैंडेमिक आया उसके बाद जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स आई हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ऑटो के हवाले से, कंज्यूमर बैंकिंग के हवाले से, हाउस बिल्डिंग के हवाले से, तो आपको जो है ना कंज्यूमर बैंकिंग कई फोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपको 8% ग्रोथ भी नजर आई, 10% भी ग्रोथ नजर आ रही है, 20% भी ग्रोथ नजर आ रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है क्योंकि 2008 के बाद कंज्यूमर बैंकिंग जो है या कंज्यूमर सेगमेंट था उसकी तो तवज्जो ही नहीं थी। तमाम बैंक्स जो थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर को वो करते थे, डील ज़्यादा करते थे, उसी की तरफ मार्केटिंग ज़्यादा थी, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा थी। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको ऑटो सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आपको कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से घर बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको छोटे कारोबार के लिए जो कर्जे हैं वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि जो पर्सनल लोन है, आपको जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको ज़्यादा बिकते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इसमें जो लीड किया है वो है हबीब बैंक। उसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट बैंक का जो स्ट्रक्चर है, जो सेक्टर है, उसको वह लीड कर रहा है और उसका मार्केट शेयर भी बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। क्या कंज्यूमर बैंकिंग में कंज्यूमर क्रेडिट जो है वो 2 फोल्ड हो पाएगा? देखिए, 2 फोल्ड एक बड़ा नंबर है क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हमने अभी देखी, खासतौर पे पिछले 4 महीनों के दौरान, हमें 1 फोल्ड तो नज़र आया विच इज़ गुड, लेकिन 2 फोल्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेट से अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर कहते हैं हम नहीं चेंज करते, कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसकी वजह से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है अगले 6 महीने के अंदर ये 2 फोल्ड हो सकता है एंड दिस इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एहसान साहब फॉर द वंडरफुल डिस्कशन। व्यूअर्स, आज के डिस्कशन से हमने ये देखा कि हमें स्टॉक मार्केट का ट्रेंड मिक्स नज़र आ रहा है और इस वीक में हम उसे मिक्सड ही देख सकेंगे। जबकि अगर हम पाक रुपीज़ की बात करें तो वो भी डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इस मंथ में हम उसको डेप्रिशिएट होता हुआ ही देख सकते हैं। जबकि ऑयल के हवाले से हम बात करें तो ऑयल की प्राइसेस हमें इंटरनेशनली स्टेबल तो नज़र आ रही हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद हमें पाकिस्तान में प्राइस लेवल में इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, हमें पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। जबकि अगर हम बात
बात करें स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरई सूद में जो है वो कमी की है और उसके हमें कंज्यूमर बैंकिंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने तक ये हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। जबकि कल हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान और रशिया के इकनॉमिक टाइज के हवाले से, तो तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर खान को दीजिए इजाज़त। कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।